लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट नामक इस पाठ का संबंध आपातकाल और उससे जुड़ी घटनाओं से है। वैसे ये सारा घटनाक्रम लगभग 5वीं लोकसभा का है। 5वीं लोकसभा से हमारा क्या तात्पर्य है, इस बात को समझने में अगर पाठकों को कोई शंका हो रही हो तो हम उसका निवारण कर देते हैं। 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ। 1952 के चुनावों के पश्चात देश में बनने वाली लोकसभा पहली लोकसभा थी। वो बात अलग है कि इन लोकसभा चुनावों के साथ उस समय विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे और उसके पश्चात अर्थात 1957 के चुनावों के बाद दूसरी और 1962 के चुनावों के बाद तीसरी लोकसभा बनी। इन तीनों लोकसभाओं ने अपने पूर्ण कार्यकाल अर्थात 5 वर्षों तक काम किया था, लेकिन 1967 के चुनावों के पश्चात चौथी लोकसभा बनी। लेकिन दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी की सिफारिश पर लोकसभा भंग कर दिए जाने के कारण इस चौथी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 4 वर्ष ही रहा था और 1971 के चुनावों के पश्चात जो 5वीं लोकसभा बनी, आपातकाल लगा दिए जाने के कारण उसका कार्यकाल मार्च 1977 तक चला था। अतः इस 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक रहा था। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट नामक इस पाठ में हमारा ध्यान उन घटनाओं पर केंद्रित रहेगा जो 5वीं लोकसभा में घटित हुई। हालांकि कड़ियों को जोड़ने के उद्देश्य से हमने कुछ चर्चा उन घटनाओं की भी की हुई है जो 6ठी लोकसभा में घटित हुई थी। राजनीतिक विज्ञान का छात्रा होने के नाते आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भी होनी चाहिए। अतः विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि के लिए हम यहाँ यह बता दें कि वर्तमान अर्थात वर्ष 2021 अर्थात मोदी शासन 2 इस समय 17वीं लोकसभा के अंतर्गत चल रहा है। इस भूमिका के पश्चात आइए अब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट नामक पाठ की विस्तृत चर्चा आरंभ करते हैं। 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की महाविजय और उसके पश्चात भारत पाक युद्ध में भारत की यादगार जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए थे। ये सब हम जानते हैं। इसी लोकप्रियता के चलते ही 1972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने देश के लगभग सभी विधानसभाओं में एक अच्छी जीत दर्ज की थी। लेकिन कांग्रेस की यह उपलब्धियां मुख्यतः इंदिरा गांधी की रणनीति और उनकी प्रबल इच्छा शक्ति का परिणाम थी। अब हम कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना नामक पाठ में इन पंक्तियों पर जोर देकर कह चुके हैं कि जब कोई राजनीतिक दल एक नेता विशेष की लोकप्रियता के कारण ख्याति प्राप्त करता है अर्थात बाकी दलों से ऊपर उठ जाता है, तो लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की क्षति होती है अर्थात लोकतांत्रिक आकांक्षाएं मृत प्राय हो जाती हैं। और ये बात इस पाठ में कई जगह प्रमाणित भी हो जाएगी। जब लोग इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया जैसे नारों से नेता का जय घोष करेंगे और उसकी तुलना देवी दुर्गा से करेंगे, तो नेता के मन में अहंकार जग जाना स्वाभाविक है। और ये बातें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट का कारण बनी थी। ये बात भी ठीक है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती अर्थात, और ये बात आने वाली चर्चा में स्पष्ट हो भी जाएगी
कि किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के लिए विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार था जितना कि कांग्रेस सरकार, और खामियाजा भुगतना पड़ा उस गरीब और असहाय जनता को जिसका कोई दोष नहीं था। जैसा कि हम जानते ही हैं कि कांग्रेस का दिया हुआ नारा गरीबी हटाओ किस प्रकार कांग्रेस की महाविजय का कारण बना था। मैं बात कर रहा हूं 1971 के लोकसभा चुनावों की। लोगों ने इस उम्मीद के साथ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था कि यह सरकार गरीब हितैषी है और इस सरकार के सत्ता में आने के पश्चात लोगों की गरीबी दूर होगी, अर्थात महंगाई कम हो गई। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में, विगत 2-3 वर्षों में महंगाई कम होने के बजाय और अधिक हो गई थी और एक सामान्य व्यक्ति के घर का बजट बिगड़ने लगा था। अब ये बात भी ठीक है कि पिछले 2-3 वर्षों में महंगाई बढ़ी थी, लेकिन इसमें अधिकतर कारण ऐसे थे जो सरकार के नियंत्रण से बाहर थे, अर्थात सरकार का उसमें लगभग कोई दोष नहीं था। लेकिन ये तकनीकी कारण समझना उस व्यक्ति की सोच और समझ से परे होते हैं जिसको उसी निश्चित आय में अपना घर चलाने में कठिनाई आ रही होती है। अब इस आसमान छूती महंगाई से लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, ये चर्चा करने से पहले आइए अब ये देख लें कि इस कमर तोड़ महंगाई के आखिर क्या कारण थे, जिसके लिए हम सरकार के पक्ष में ये दलील भी दे रहे हैं कि सरकार का इसमें लगभग कोई दोष नहीं था। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं उन कारणों की जो पिछले 2-3 वर्षों में बढ़ती महंगाई के कारण बने थे। नंबर 1, 1971 के पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान आए दिन मुक्ति वाहिनी और पाक सेना के बीच में खूनी संघर्ष होता रहता था। परिणाम स्वरूप लगभग 80 लाख पूर्वी पाकिस्तान नागरिक सीमा पार कर भारत में प्रवेश कर गए थे, अर्थात उन्होंने भारत में शरण ले ली थी। हो सकता है मानवीय कारणों के कारण उन्हें भारत में प्रवेश करने से ना रोका गया हो, लेकिन इन बातों से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा था। नंबर 2, भारत पाक युद्ध के कारण बेशक भारत ने इस समय पाक पर यादगार जीत दर्ज की थी और भारतीय सेना का जो भी पराक्रम रहा वो सराहनीय था, लेकिन ऐसे युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था पर दुष्परिणाम अवश्य पड़ता है। तीसरा, भारत पाक युद्ध के कारण, भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिका भारत पर लगातार युद्ध विराम घोषित करने का दबाव बना रहा था, लेकिन निर्णायक स्थिति पर पहुंचने से पहले इंदिरा गांधी ने अमेरिका के इस आग्रह को पूरी तरह ठुकरा दिया। इस बात से चिढ़कर अमेरिका ने भारत को मिलने वाली सभी तरह की सहायता को पूरी तरह से बंद कर दिया था। यह भी एक कारण था जो देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं उसने अड़चन डाली थी। इन्हीं दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मैं चौथे बिंदु की बात कर रहा हूं, इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक भारी उछाल आ गया। परिणाम स्वरूप डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और जैसा कि हम जानते हैं कि माल ढुलाई में डीजल की एक अहम भूमिका होती है। अब डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण लगभग सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, जिससे अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ा था। इन्हीं दिनों, इसी काल में मानसून की असफलता के कारण खाद्यान्न उत्पाद में 8% की एक भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। अंतिम बिंदु,
देश की औद्योगिक उत्पाद दर कम हुई थी और बेरोजगारी बढ़ी थी। ऊपर चर्चित इन बिंदु पिछले चर्चित इन बिंदुओं के परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में एक भारी उछाल आया था, जो 1973 में 25% और 1974 में 30% तक दर्ज किया गया था। इन हालात में अर्थात इन परिस्थितियों में देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रही थी, अर्थात देश में असंतोष का माहौल पैदा हो रहा था। इसी समय सरकार ने अपने खर्चे कम करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में आंशिक कटौती कर दी। अब इससे सरकारी कर्मचारियों में भी असंतोष के स्वर उठने लगे थे। इन हालात का गैर कांग्रेसी पार्टियों ने फायदा उठाया और एक कारगर ढंग से फायदा उठाया और जन विरोध की अगुवाई की। यूं तो 1960 के दशक से ही छात्रों में, विद्यार्थियों में विरोध के स्वर उठने लगे थे, विशेषकर 1966 के पश्चात जब से इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। लेकिन 1972-73 आते आते ये विरोध के स्वर और भी प्रबल हो गए थे और भी मुखर हो गए थे। उधर 1971 में जिन लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान यह सोच कर दिया था कि ये सरकार गरीबी दूर करेगी, उनका भी अब सरकार से मोह भंग होने लगा था। इन हालात का फायदा उठाया उन राजनीतिक दलों ने जिन्होंने कांग्रेस की 1971 की महाजीत के कारण अपमानजनक हार झेली थी। कहते हैं घायल शेर और भी खतरनाक हो जाता है, अर्थात 1971 की हार से बौखलाए इस विपक्ष ने इन हालात का भरपूर फायदा उठाते हुए कि महंगाई के मुद्दे पर लोगों में कांग्रेस के प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है, कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो रहा है, आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए सरकार के रास्ते में एक अच्छी खासी परेशानी खड़ी कर दी थी। एक छोटे से अंतराल में कांग्रेस को एक करके 3 बड़े आंदोलनों का सामना करना पड़ गया था। यूं तो, और पहले हम चर्चा कर लेते हैं वे कौन से आंदोलन थे। पहला, जनवरी 1974 का गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, दूसरा मार्च 1974 का बिहार आंदोलन और तीसरा 1974 की रेल रोको हड़ताल। यूं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा खड़ा किया गया नक्सलवादी आंदोलन, उसकी शुरुआत तो 1967 में हो चुकी थी, लेकिन इस काल में भी अर्थात 1972-73 में भी वो सरकार के लिए एक सरदर्दी बना हुआ था। लेकिन इस नक्सलवादी आंदोलन की चर्चा हम अलग से इस पाठ के समापन भाग में करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं जनवरी 1974 के गुजरात नवनिर्माण आंदोलन की। जनवरी 1974 गुजरात में कांग्रेस का शासन था और चमन भाई पटेल इसके मुख्यमंत्री। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों जैसे खाद्यान्नों, उसमें भी विशेषकर खाद्यान्न तेलों की बढ़ी हुई कीमतें, और साथ में राज्य में पनपते हुए, प्रदेश में पनपते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों में रोष था और उन्होंने राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन आरंभ कर दिया था। बाद में कई राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। अब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और छात्रों में राज्य सरकार के प्रति रोष को देखते हुए केंद्र सरकार ने आंदोलन आरंभ होने के 1 माह के भीतर ही
चमन भाई पटेल की सरकार को हटाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। कुछ माह पश्चात कांग्रेस ओल्ड के एक प्रसिद्ध नेता और इंदिरा गांधी के धुर विरोधी रहे मोरारजी देसाई ने तुरंत प्रभाव से राज्य में चुनाव कराए जाने की मांग कर दी और मांग के न माने जाने पर अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर जाने की भी धमकी दे डाली। दबाव में आकर सरकार को राज्य में चुनाव कराने पड़े और जैसा कि अपेक्षित था मिले जुले विपक्ष को जीत हासिल हुई और बाबू भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब 1971 की लोकसभा की जीत और 1972 में विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत के पश्चात कांग्रेस के लिए यह पहला बड़ा झटका था। कहते हैं विरोध आंदोलन और वायरस तेजी से फैलते हैं। हम बात कर रहे हैं मार्च 1974 के बिहार आंदोलन की। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की कमी जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर छात्रों ने बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर दिया था। बेशक इस समय तक जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन विद्यार्थियों के बार बार आग्रह करने पर वो इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और ये आंदोलन बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। अब ये आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका था। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग इस आंदोलन में शामिल होने लगे थे। सरकार पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन बंद, घेराव और हड़तालों जैसे कार्यक्रम आरंभ हो चुके थे। अब संपूर्ण क्रांति का आह्वान और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से और अपने आंदोलन को और विस्तृत करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संसद कूच का ऐलान कर दिया और मार्च 1975 में अर्थात 1974 में ये बिहार आंदोलन आरंभ हुआ था। और उसके एक साल के बाद ये घटना की हम बात कर रहे हैं कि मार्च 1975 में जयप्रकाश नारायण ने इस संसद मार्च का नेतृत्व किया और ऐसा कहा जाता है कि तब तक इतनी बड़ी रैली देश में कभी भी नहीं हुई थी। बहुत से राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त था इस रैली को, जैसे कांग्रेस ओल्ड, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय लोकदल। बहुत से नेता, अधिकतर नेता अब जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखने लगे थे। वैसे जयप्रकाश नारायण की इस रैली अर्थात जन प्रतिरोध रैली की आलोचना भी हुई कि ये विरोध और आंदोलन राज्य सरकारों के प्रति नहीं बल्कि इंदिरा के प्रति विरोध हैं और इसे व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया। अब आगे की चर्चा अर्थात जयप्रकाश नारायण की इस आंदोलन के प्रति अगली रणनीति क्या रही या आपातकाल लगाए जाने का मूल कारण क्या था, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अब हम बात कर रहे हैं उन तथ्यों एवं घटनाओं की जो सरकार एवं न्यायपालिका के बीच टकराव का कारण बने। स्वाभाविक है कि सरकार एवं न्यायपालिका के बीच टकराव के कारण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से जुड़े हैं। अतः इन घटनाओं की चर्चा करना इस समय अत्यंत आवश्यक है। तो आरंभ करते हैं सरकार एवं न्यायपालिका के बीच की उन घटनाओं को। बात 5वीं लोकसभा की ही है, अर्थात हम बात कर रहे हैं
लगभग वर्ष 1973 के आसपास की। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे थे। पहला, क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का उत्तर था नहीं। दूसरा, क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में कांट-छांट कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का उत्तर था कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती कि मौलिक अधिकारों में कटौती हो जाए। संसद ने ये कहते हुए संशोधन किया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी करने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए ये संशोधन आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भी निरस्त कर दिया। इन 3 बिंदुओं से आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव चल रहा है। लेकिन सरकार और न्यायपालिका के बीच की टकराव की चरम सीमा तो केशवानंद भारती केस में देखने को मिली थी, जब 1973 में केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध निर्णय देते हुए ये दलील दी थी कि संविधान एक बुनियादी ढांचा है और इस ढांचागत विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती केस में निर्णय देने के एकदम पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया था और परिपाटी के अनुसार अर्थात परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनना था। लेकिन 3 न्यायाधीशों को अनदेखा कर एएन रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। ये जिन 3 न्यायाधीशों को अनदेखा कर दिया गया था, ये वही 3 न्यायाधीश थे जिन्होंने केशवानंद भारती केस में सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया था। सरकार के इस फैसले से संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारों में घालमेल हुआ था, अर्थात संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारों की खिचड़ी बन गई थी। हालांकि सरकार के समर्थन में जो लोग थे वे एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही की वकालत कर रहे थे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुसार काम कर सके। इस चर्चा के पश्चात अर्थात सरकार एवं न्यायपालिका के बीच टकराव की घटनाओं की चर्चा के पश्चात अब हम बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण की इस आंदोलन के संदर्भ में आगे की रणनीति क्या रही, और उससे भी पहले हम चर्चा कर रहे हैं उस मूल कारण की जो आपातकाल लगाए जाने की वजह बनी थी। 12 जून 1975 यह दिन देश की राजनीति के हिसाब से एक रोमांचपूर्ण दिन था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने एक निर्णय में इंदिरा गांधी के 1971 के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया था। ये फैसला इंदिरा गांधी के रायबरेली से एक प्रतिद्वंदी उम्मीदवार राज नारायण की उस याचिका के परिणाम स्वरूप दिया गया था जिस याचिका में राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में सरकारी तंत्र का उपयोग किया था। इस निर्णय का सीधा अर्थ था कि अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रह गई थी और यदि वह 6 माह के भीतर नए सिरे से लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाती तो उन्हें प्रधानमंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ सकता था। वैसे इंदिरा गांधी को थोड़ी राहत देते हुए
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश में आंशिक स्थगन लगाते हुए ये नया आदेश पारित किया कि इंदिरा गांधी सांसद तो रहेंगी अपील की सुनवाई तक, लेकिन वो संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगी। जस्टिस जगमोहन सिन्हा के इस निर्णय ने एक बड़े टकराव के बीज बो दिए थे। अब हम जानते ही हैं कि जयप्रकाश नारायण को विपक्ष का समर्थन तो प्राप्त था ही, अब इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का दबाव डालने के उद्देश्य से उन्होंने अगले दिन के लिए अर्थात 25 जून के लिए रामलीला में एक रैली आयोजित करने का ऐलान कर दिया। जयप्रकाश नारायण की ये रामलीला मैदान में आयोजित की गई रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली मानी जाती है। 25 जून 1975 का दिन चिलचिलाती गर्मी में भी रामलीला मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। तपती दोपहरी और गर्मी के बावजूद गणमान्य नेता जैसे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और भी कई गणमान्य नेता जयप्रकाश नारायण का भाषण सुनने के लिए आतुर थे। और जिस जोश के साथ जयप्रकाश नारायण ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की ये पंक्तियां पढ़ी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वहां बैठे नौजवानों की भुजाएं फड़कने लगी थी और लगता था आज का दिन शायद कांग्रेस की सत्ता का आखिरी दिन है। इंदिरा गांधी पर इस्तीफा देने के दबाव को और बढ़ाने के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण ने उसी रामलीला मैदान के मंच से राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का भी आह्वान कर दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस और सेना से अपील की कि वो इस अलोकतांत्रिक, अनैतिक और निरंकुश सरकार का हुक्म ना माने। इससे सरकारी कामकाज के ठप होने का अंदेशा हो गया था। वैसे राजनीतिक माहौल तो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ हो चला था। लेकिन अब ये पाठक इन पंक्तियों को ध्यान से सुने। अति उत्साह में जयप्रकाश नारायण द्वारा सेना और पुलिस को अपील के बोले गए वो शब्द कि वे इस अनैतिक, अलोकतांत्रिक और निरंकुश सरकार का हुक्म ना माने, एक ऐसी गलती थी कि कांग्रेस को आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल लगाने का मौका मिल गया था। यहाँ मैं उन बुद्धिजीवियों का दिया हुआ कथन कि पहले तोलो और फिर बोलो, यहाँ पर मुझे बड़ा सार्थक नजर आ रहा है। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधान के अनुसार कि आंतरिक अथवा बाहरी गड़बड़ी के चलते, अर्थात बाहरी अथवा आंतरिक अंदरूनी की आशंका होते सरकार आपातकाल लगा सकती थी और उन्होंने आपातकाल लगा दिया। अर्थात जयप्रकाश नारायण की कमान से निकला हुआ तीर उन्हें ही घाव देकर चला गया था। वास्तव में 25 जून 1975 को रात्रि में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तब के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाए जाने की घोषणा की, जिसे उन्होंने तुरंत मान लिया और उसकी उद्घोषणा भी कर दी। रात्रि को आधी रात में बड़े समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली काट दी गई थी और सवेरे तड़के मुख्य राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगले दिन अर्थात हम बात कर रहे हैं 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई
और उन्हें सारे घटनाक्रम से अवगत करा दिया। लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। शायद उन मौजूदा हालात में सरकार के लिए आपातकाल लगाना जरूरी भी हो गया था, क्योंकि इससे सरकार को, केंद्र को विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। दूसरा, सरकार मौलिक अधिकारों को, एक मौलिक अधिकार या सभी को समाप्त कर सकती है या उनमें काटछांट कर सकती है। और साथ में जब सरकार को लोकतांत्रिक, सामान्य लोकतांत्रिक व्यवस्था में कामकाज चलाना मुश्किल हो रहा हो, तो आपातकाल में मिली शक्तियों के कारण उसके लिए कई नए रास्ते खुल जाते हैं और सरकार को चलाना आसान हो जाता है। इस चर्चा के पश्चात कि आपातकाल में केंद्र को या सरकार को कौन सी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, अब हम बात करते हैं कि आपातकाल के पश्चात अर्थात आपातकाल के तात्कालिक परिणामों की। पहला, धरना और प्रदर्शन बंद हो चुके थे, हड़ताल पर रोक लगाई जा चुकी थी, राजनीतिक दलों अर्थात मुख्य राजनीतिक दलों के नेता और उनके कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा चुके थे, प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी गई थी, अर्थात किसी भी समाचार को छापने से पहले उसकी अनुमति लेना आवश्यक था। प्रेस की इस आज़ादी के छीने जाने को प्रेस सेंसरशिप के नाम से संबोधित किया जाता है और सांप्रदायिक गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से आरएसएस और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो चुके थे। अब यूं तो आपातकाल में धरना प्रदर्शन बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से आपातकाल का विरोध जारी रखा। जैसे जो नेता गिरफ्तारी से बच गए थे वे भूमिगत होकर सरकार के विरोध में मुहिम चला रहे थे। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसी अखबारों ने इस आपातकाल का इस तरह से विरोध किया कि जो समाचार छापने से मना कर दिया जाता था वे उतनी जगह सफ़ेद अर्थात कोरी छोड़ देते थे। मेन स्ट्रीम और सेमिनार जैसी पत्रिकाओं ने इस सेंसरशिप के आगे हथियार डालने के बजाय इन्हें बंद करना ही बेहतर समझा और सेंसरशिप को धत्ता बताकर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जन विरोधी नीतियां, सरकार की जन विरोधी नीतियों को इश्तिहार के रूप में छापकर उन्हें बांट भी रहे थे और उन्हें मुख्य मार्गों पर चस्पा भी कर रहे थे अर्थात चिपका भी रहे थे। हालांकि ऐसा करते हुए कई बार कार्यकर्ता पकड़े भी जाते थे, लेकिन फिर भी ये क्रम निरंतर जारी रहा था और बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति जैसे पद्म विभूषण से सम्मानित एक प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने आपातकाल के विरोध में अपनी अपनी पदवियां सरकार को वापस लौटा दी थी। जब हम आपातकाल का जिक्र करते हैं या आज भी आपातकाल की बात होती है तो आपातकाल को ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये कोई ऐसा युग था जिसमें लोगों को कठोर यातनाएं दी गई, उन पर अनेकों अनेक जुल्म ढाए गए। मैं मानता हूँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आपातकाल में जातियां हुई, लेकिन कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो आपातकाल के कुछ सुखद पहलू भी थे। अर्थात आपातकाल कुल मिलाकर खट्टे और मीठे दोनों तरह के अनुभव छोड़कर गया था। अर्थात आपातकाल के दोनों तरह के पक्ष थे, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। हम इन दोनों पक्षों की बात करने जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं इस आपातकाल के सकारात्मक पक्ष की। आपातकाल के शुरुआती महीनों में मध्यम वर्ग तो कम से कम इससे बड़ा खुश था,
क्योंकि सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हो चुका था। वे नियत समय पर अपने कार्यालयों में पहुंचने लगे थे। वे सामान्यतः अपने कक्ष में मौजूद मिलते थे और उनकी कार्य दक्षता भी बढ़ी थी और रिश्वतबाजी तो लगभग खत्म ही हो गई थी। मुझे ये बात आज भी स्मरण है कि किस प्रकार आपातकाल से पहले सरकारी कर्मचारी भोजन अवकाश के बाद भी घंटों घंटों कार्यालय के बाहर घास के मैदान में घंटों डटे रहते थे, विशेषकर सर्दियों के मौसम में। लेकिन आपातकाल लग जाने के पश्चात भोजन अवकाश के बाद ढूंढे से एक भी आदमी नहीं मिलता था। अर्थात वे लोग जो इन कार्यालयों में काम करवाने के लिए जाते थे, अब उनके काम सरलतापूर्वक होने लगते थे, अर्थात कर्मचारी अपने कक्षों में मौजूद मिलते थे। इधर पुलिस की सख्ती के कारण कानून व्यवस्था भी पहले से सुदृढ़ हुई थी, अर्थात चोरी चकारी इत्यादि की घटना लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक अन्य विशेष बात जो आपातकाल में देखने को मिली थी वह यह थी कि रेलगाड़ियों का आगमन और प्रस्थान बिल्कुल रेलवे की समय सारिणी के अनुसार होने लग गया था। यदि इन बातों की चर्चा आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से करेंगे तो निश्चित तौर पर वो इन सब बातों की पुष्टि करेंगे। और उधर आपातकाल की घोषणा के पश्चात सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी और इससे गरीब जनता को ये लगने लगा था कि जिन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार अभी तक लागू नहीं कर पाई थी, शायद अब वो इन कार्यक्रमों को और इन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर पाएगी। आपातकाल के संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी, इस दलील के साथ कि ये विरोध और आंदोलन उन विदेशी ताकतों का एक षड्यंत्र का हिस्सा है जो देश की अखंडता और एकता को कमजोर करना चाहती है। आपातकाल के सकारात्मक पक्ष की इस चर्चा के साथ ही हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट नामक पाठ की दूसरी और अंतिम वीडियो में हम आरंभ करेंगे आपातकाल के नकारात्मक पक्ष को। तो इंतजार कीजिए। धन्यवाद।